So, students, welcome to lab number 5, that is copy constructors and destructors. Last time we have discussed the lab number 4, that was constructors, and what was the work of the constructors, why use it. So today we will discuss what are the working of copy constructors and how we will use them. And also we will also discuss destructors, what are the purpose of the destructors. So to understand the concept of copy constructor and destructors, the constructors are specialized methods. जैसे constructors last time हमने discuss किया था, इसमें वही definition लिखी भी है. Constructors are specialized methods. They are create instances of classes with runtime support. They are standardized initialization methods. We invoke a constructor with a new keyword. कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ. कंस्ट्रक्टर जो होता है एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है विद द नेम ऑफ द क्लास. क्लास के नेम के साथ एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है. वो ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसी वक्त ऑब्जेक्ट जो है इनिशियलाइज हो जाता है, रन हो जाता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट को जैसे ही क्लास का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट सामने डिफाइन करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी इंस्टेंस होगा उसी इंस्टेंस पे उसी रियल टाइम में रन हो जाएगा. जबकि उससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था, तो क्लास में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हमें बाद रन कराना पड़ता है दूसरे मेंबर फंक्शन से. तो इसमें ऑटोमेटिक जो है ऑन द सेम इंस्टेंस में कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है. यहाँ पे इस लैब में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिस्कस कर रहे हैं. कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अच्छा, इसमें लास्ट में हमने डिस्कस किया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिस्कस कर लिए थे. कॉपी कंस्ट्रक्टर आज डिस्कस कर रहे हैं. कॉपी कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर? द कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट by copying variables from another object is called a copy constructor. क्या डेफिनेशन है? द कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कंस्ट्रक्टर बाय, कैसे करेगा? कॉपिंग वेरिएबल्स फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट. यानी कि इसका नाम कॉपी कंस्ट्रक्टर इसलिए है क्योंकि ये दूसरे कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल्स को कॉपी करेगा. मतलब कि एक कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है, पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है. हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो बनाने आते हैं, उनको रन करना भी आता है. अच्छा, अब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को कॉपी करेगा, तो उसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर. इज कॉल्ड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर. The purpose of a copy constructor is to initialize a new instance to the values of an existing instance. मतलब जो ऑब्जेक्ट डिफाइन है उसकी वैल्यूज़ भी डिफाइन है, लेकिन हमने उसको दूसरी जगह से कॉल करा के दोबारा रन करा दिया. ठीक है. वही जो वैल्यू ऑब्जेक्ट में पहले से डिफाइन होंगी वही कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को मिलेंगे. ठीक है. मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर कोई नई चीज़ नहीं लाएगा, उसी पहले वाले कंस्ट्रक्टर्स को रन करेगा. और इसका फायदा क्या होता है? बस ये कॉपी करता है. ये क्या करेगा, उसकी जो ऑब्जेक्ट पहले से डिफाइन है उसको कॉपी करेगा. अभी इसका हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ. A copy constructor is used to declare and initialize an object from another object. For example, following a statement would define the object B2 and at the same time initialize it to B1. जैसे अब यहाँ पे एक जो बैंक अकाउंट है वो एक कंस्ट्रक्टर है. ठीक है. अच्छा, बैंक अकाउंट जो इन्होंने यहाँ लिखा है, आपकी क्लास का नाम भी बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट कंस्ट्रक्टर है तो लाजमी कंस्ट्रक्टर तो क्लास के नेम से बनता है. तो बैंक अकाउंट जो है वो कंस्ट्रक्टर है. अब ये कह रहे हैं कि हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाना है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होगा वो भी क्लास के नाम से ही, कंस्ट्रक्टर के नाम से ही बनेगा. ठीक है. और उसका सिंटेक्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट. मतलब रेफरेंस ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख देंगे कि आप एक कंस्ट्रक्टर का कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं. जब कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसके लिए हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में.
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं करते और जब मेन प्रोग्राम हमारा जो आउटसाइड द क्लास रन हो रहा होता है, हम उसमें कोडिंग कर रहे होते हैं और ये चीज़ आपने यहाँ पे जो लिखी है ये आपने डिफ़ाइन नहीं की, या तो आप भूल गए या आपने की नहीं है। तो क्या होता है कि कंपाइलर जो है ऑटो कॉपी कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है। मतलब जो आपको काम करना होता है वो वहाँ पे कॉपी कर देता है इसके बगैर भी। और कुछ कंपाइलर जो होते हैं वो एरर जनरेट कर देते हैं कि आपने जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया है, मतलब कंस्ट्रक्टर को एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर आप यूज़ करेंगे डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे देखें जो कॉपी जब हमें करना होगा तो बैंक अकाउंट B2, ये B2 जो है ये कॉपी करेगा B1 के ऑब्जेक्ट्स को, इसके एट्रीब्यूट्स को। B1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक अकाउंट टाइप, यानी कि जो B1 जो है ना, ये आपका B1 जो है ये ऑब्जेक्ट है मेन जो कंस्ट्रक्टर में डिफाइन होगा पहले, ठीक है। फिर B2 जब आपने लिखा है तो B2 विल कॉपी द कंटेंट्स ऑफ B1, यानी B2 जो लिखा है दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसी तरह या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं B2 कॉपी कर रहा है B1 के लिए, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों टेक्निक्स हैं, ठीक है। और जब डिफाइन करेंगे आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को तो ये उसका सिंटैक्स है, इस तरह डिफाइन करना। ये ज़रूरी नहीं है, ये कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए सर जी। सर फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर में फिर आप पैरामीटराइज नहीं कर सकते होंगे, आप सिर्फ वैल्यूज भेजेंगे। नहीं, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, पब्लिक रखेंगे। सिर्फ कुछ ओके वेरिएबल सर। जो स्टार्टिंग वेरिएबल्स आप क्लास में डिफाइन कर रहे होंगे ना, जो हम करते ही हैं एक्स और वाई को, जो भी, वो प्राइवेट रख सकते हैं ओके और सर। फिर को पब्लिक ही रखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल यहाँ शो करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक प्रोग्राम है यहाँ पे जो कॉपी कंस्ट्रक्टर के हवाले से है। इसमें जो सिंटेक्स लिखा हुआ है दिस इज द सिंटेक्स, कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कैसे करना है। जो भी क्लास नेम होगा ना यहाँ पे, वो आपको यहाँ रिपीट करना है, कांस्टेंट आएगा और रेफरेंस और ओल्ड ऑब्जेक्ट। ओल्ड ऑब्जेक्ट मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करेंगे, ये इसका डेफिनेशन है, मतलब इसको डिफाइन करने की टेक्निक है। मतलब जब आप इसको इंटीजर मेन प्रोग्राम में रन करने होंगे तो वो यहाँ पे ओल्ड ऑब्जेक्ट ही लेगा। अब यहाँ पे देखें ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लास आपने पॉइंट रखिए, ठीक है। प्राइवेट में आपने दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, मेंबर वेरिएबल्स। पब्लिक में आपने लिखा है, अच्छा पब्लिक में ये जो चीज़ लिखी है हमने, पॉइंट इंटीजर x1 एंड इंटीजर y1। ये क्या चीज़ है, ये क्योंकि आपके क्लास का नाम पॉइंट है, यहाँ भी आपने पॉइंट लिखा है, तो आप सबसे पहले तो ये पहचान जाएं, ये आइडेंटिफाई करें कि दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर। और अब आपसे पूछा जा रहा है कंस्ट्रक्टर आपने पहचाना कैसे, क्योंकि इसका यह नाम पॉइंट है और जो क्लास का नाम है वही इसका नाम है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं है। अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स इसके नहीं होते, ठीक है, जी सर। सही है। यहाँ वेरिएबल्स डिफाइन नहीं होते हैं क्योंकि अब यहाँ पे आपने पैरामीटर्स को इनटेक किया है, कैरेक्टर या इंटीजर वैल्यू लेके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि ये पैरामीटर x1 और y1 को इनटेक कर रहा है और ये जो अंदर डिफाइन भी है x1 एंड y1, ठीक है, जो x और y के इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ से मैं बना रहा हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वही नाम मैंने रखा है यहाँ पे पॉइंट, जो हमारी क्लास का नाम पॉइंट है, ठीक है, और हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी पॉइंट है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम भी पॉइंट ही होगा। ये मैंने सिंटेक्स बताया था जो लिखा ऊपर, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू पॉइंट, मतलब ओल्ड जो इसकी वैल्यू हमें लेनी है, पॉइंट रेफरेंस P2,
ठीक है, अगर ये सही नहीं लिखेंगे, ऐड नहीं ऐड लगाया, अगर इसमें कोई गलती करेंगे तो एरर आ जाएगा हमारे कंपाइलर में। ये कांस्टेंट मैंने लिखना लिखा जरूरी है है? p2.x x में चला जाएगा, p2y.y। ये अभी करके देखेंगे हम कि एरर क्या आता है। ये इसमें क्या किया मैंने सिंटेक्स में, क्या डिफाइन कर दिया भाई, जो P2 आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, मतलब जो P2 नहीं हो सकता, ये कोई भी वैल्यू लिख लें आप, P लिख लें, P1 P2 P3 P4 A B C कुछ भी लिख लें, ठीक है, और उसका डॉट x और उसका डॉट y x के अंदर और y के अंदर आ जाएगा। ये क्या करेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये तो हमारा जो ऑब्जेक्ट आप पहले मेन प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यूज उठाएगा, और उसकी वैल्यूज x y को असाइन करने की ये टेक्निक हमने इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर को पहले बता दी, इस तरह आपको करना है, ठीक है। गेट x में क्या किया, रिटर्न x, गेट y में रिटर्न y, जो हम पहले भी हम क्या कर चुके हैं, दो नॉर्मल से मेंबर फंक्शन हैं ये, इसमें सिर्फ रिटर्न्स किए वाली x और y को। अब देखिए मेन प्रोग्राम में यहाँ पे हम आ गए, ये आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने लिखा है यहाँ पे अच्छा, अब मैं इसको पहले सिंपली देखें, यहाँ पे हमने इसको लिखा पॉइंट P2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, पॉइंट P1 10-15, इसको मैं विजुअल स्टूडियो में हम रन कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये मेन प्रोग्राम आपका हो गया। इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ इस वक्त, तो पॉइंट P1 जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसमें ऑब्जेक्ट P1 डिफाइन किया और 10-15 की वैल्यूज दी हैं, क्योंकि आपने यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया था दो वैल्यूज के लिए ठीक है, दो वेरिएबल्स के लिए। तो 10-15 हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखी है, ये नॉर्मल से कंस्ट्रक्टर है। और इसमें आपने आगे लिखा सी आउट P1 डॉट एक्स, P1 डॉट गेट एक्स एंड P1 डॉट वाई, P1 डॉट गेट वाई, मेंबर फंक्शंस को कॉल किया, ठीक है। इसको अब हम कर लेते हैं बिल्ड। बिल्ड हो गया ये। सर डिबग करें ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें यहाँ आ गया आपके पास, नज़र आ रहा है तो P1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 और P1 डॉट वाई 15। अच्छा, अब ये तो आपका नॉर्मल प्रोग्राम है, ठीक है, और इसमें क्या किया हमने, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को रन कर दिया। अब यहाँ पे देखें, मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला काम कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट P2, इधर कुछ भी लिख सकते हैं P2। अब P2 क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो है P1 के पैरामीटर्स को कॉपी करेगा, P1 यानी P2 क्या कर रहा है, P1 के जो ऑब्जेक्ट्स है उनको कॉपी कर रहा है, ठीक है। ये लिखा मैंने। अब P2 के अंदर जो P2 डिफाइन होगा उसके अंदर P1 की, जो P1 के अंदर वैल्यूज सेफ है एट्रीब्यूट्स की, वो इसके अंदर P2 में आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये लाइन मैंने लिखी है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, अच्छा ये देखें P2 डॉट गेट एक्स एंड P2 डॉट वाई, P2 डॉट गेट वाई,
ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये इस वाले फंक्शन ने क्या काम किया कॉपी कंस्ट्रक्टर ने। यहाँ क्योंकि मैंने गेट किए वैल्यूज p2 की, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ कि p1.x10 और p1.y15 पहले भी आ रहा था, अब ये दोबारा आ गया p2.x इज इक्वल टू 10, p2.y इज इक्वल टू 15। ये रिपीट हो गया क्योंकि कॉपी हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक रन हुआ, उसने प्रीवियस वैल्यूज को रन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिखूं, रिपीट करूं, ये मैंने टेक्निक अप्लाई की थी यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, तो क्योंकि हमने अभी लैब मैनुअल में देखा था 2 टेक्निक्स है हमारे पास, ये ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं और इक्वल टू करा सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, ये पहले वाला जो है नॉर्मल कंस्ट्रक्टर यूज जो रन हुआ, ठीक है। और सेकंड वाला जो है वो सेकंड जो है वो p2.x10 p2.y, ये सेकंड जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। जो थर्ड है वो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे क्या किया, ये ऑब्जेक्ट्स की जो असल में जो ऑब्जेक्ट है वो आपका p1 है, बाकी p2 और p3 ने क्या किया, p1 को कॉपी करना है। अब आप जब चाहे इसको कॉपी कर लें। अब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है p1 जो है उसकी वैल्यू मेमोरी में सेव हुई हुई है और आप इसको कॉपी कर सकते हैं प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में, जब चाहे उसको रिपीट कर सकते हैं। तो सो दिस वाज अबाउट द कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसको अगर वैल्यूज को बार बार आपको यूज करना हो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होता है। इसका मेन जो काम है कि भाई इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफनली यूज हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, लेकिन ये कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं है कि इसके बगैर आपका काम ही नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। बस एक ये फैसिलिटी है कि अगर आपको कहीं इसकी नीड होती है तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है हम यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ हम कर रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टर्स। अच्छा, डिस्ट्रक्टर्स क्या चीज़ होती हैं? Destructors is used to restore memory allocation, the memory which is consumed during the creation of objects. As we know, constructor is executed as the objects are created. Destructors can also be called as inverse of constructors. डेस्ट्रक्टर्स का काम कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डेस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरीज को फ्री करना, मतलब जितने भी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो इसमें ऑब्जेक्ट जो डिफाइन होता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में जाके स्टैक में जाके सेव हो जाता है हमारी रैम में। तो अगर कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्टर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो मेमोरी में ऑब्जेक्ट जाके सेव होते रहेंगे। जैसे अभी मैंने 3 ऑब्जेक्ट किए, p1 था, p2, p3, तो ये तीनों जाके क्या हुआ है कि वहाँ पे सेव हो गए मेमोरी में। तो डिस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देना या ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देना, मेमोरी को फ्री कर देना। क्या लिखा ना, डिस्ट्रक्टर्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, मतलब उसके जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसको ख़त्म कर देना। तो ये क्या करता है डिस्ट्रक्टर, जब आप किसी, अच्छा डिस्ट्रक्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर तो मल्टी हो सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स की, यू कैन यूज मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन एनी क्लास और इन एनी प्रोग्राम, लेकिन डिस्ट्रक्टर विल ओनली बी वन। डिस्ट्रक्टर जो होगा वो एक ही होगा।
तो destructor is a member function having same name as that of its class by tilde sign. जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया होगा ना, तो उसके आगे आप टिल्ट साइन लगा के डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं. इट डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं लेता. डिस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता. बस ये क्या है, ये रन हो जाता है, ये खुद ही ऑटोमेटिक रन हो जाता है जब इसको आप डिफाइन कर देंगे. तो जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होगा तो ये खुद ही रन हो जाएगा. इट गेट्स इन्वोक व्हेन ऑब्जेक्ट स्कोप इज ओवर. मतलब जो ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट जब अभी मैं बताता हूँ प्रोग्राम में, जब ऑब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं तो ये खुद ही रन हो जाता है ऑटोमेटिक. इसको पता चल जाता है, ये सारी मेमोरीज डिलीट कर देता है आपका काम कंप्लीट होने के बाद. ओनली वन डिस्ट्रक्टर कैन बी यूज इन अ क्लास. क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर यूज हो सकता है. अब यहाँ पे देखें क्या हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट थे, P1, P2 और P3. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. अगर एक ऑब्जेक्ट होता तो डिस्ट्रक्टर एक बार रन होगा. अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं तो डिस्ट्रक्टर 3 बार रन होगा. ठीक है, तो सर ये कंपाइलर खुद रन कराएगा. पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको. थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा हूँ इसको, एक ऑब्जेक्ट को. अच्छा, यहाँ पे मैं प्रोग्राम में ये दिस इज द, ये डिस्ट्रक्टर है, ये भी मेंबर फंक्शन है, मैंने टिल्ट साइन यूज किया है. ठीक है, और इसमें लिखा है कि डिस्ट्रक्टर रन. जब डिस्ट्रक्टर रन होगा तो ये चीज़ हमारे पास लिखी हुई आएगी. और ये रन ऑटोमेटिक होगा, इसको हम रन नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक खुद रन होगा. जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसको डिलीट करके आएगा. सर इसकी 2 लाइनें भी तो उसको कमेंट कर दें, ये लास्ट की बुक है. हाँ, वरना वो एरर देगा, फील्ड हो गया. P2 और P3 वाली सर. ये देखें यहाँ पे P1.x लिखा हुआ है, जो 10, 15 जो कंस्ट्रक्टर आपका रन हो गया. अच्छा, डिस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर रन हुआ, एक बार लिखा हुआ है मैं डिस्ट्रक्टर रन. तो ये इसका मतलब ये है कि आपका एक ऑब्जेक्ट आपने यूज किया तो ये आपने उसने जो डिस्ट्रक्टर है उसने उसको डिलीट कर दिया, मेमोरी को फ्री कर दिया. मतलब जो 10, 15 जाके सेव हुए थे ना, ऑब्जेक्ट सेव हुए थे, खत्म हो गया, मेमोरी आपकी फ्री हो गई. सिर्फ मेमोरी को फ्री करने के लिए ये यूज होता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर देता हूँ बाकी सबको. सर तो ये एक दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा अगर हम मैं 3 बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट. नहीं फिर. अच्छा, ये हम 3 ऑब्जेक्ट्स को मैंने अभी डिसेबल किया हुआ था ना, अब इनेबल कर दिया, 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे. ठीक है भाई, अब इसको रन कर लेते हैं. वन टू थ्री, तीन ऑब्जेक्ट्स, ये 3 कंस्ट्रक्टर हुए. एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर था, दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर, तीसरा भी कॉपी कंस्ट्रक्टर. ऑब्जेक्ट तो आपके 3 बने, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो आपका नॉर्मल था और बाकी जो 2 ऑब्जेक्ट थे उन्होंने कॉपी किया था पहले वालों को, तो वो भी वैल्यूज उन्होंने वही रखी जो पहले वाले की थी. तो टोटल हमारे 3 कंस्ट्रक्टर हुए. तो डिस्ट्रक्टर ने ये बात डिटेक्ट कर ली कि 3 ऑब्जेक्ट है, तो वो 3 बार रन हुआ ऑटोमेटिक. अगर आप 100 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिस्ट्रक्टर 100 बार रन होगा. 100 ऑब्जेक्ट जो होंगे उनके सबके ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करेगा. मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर प्रोग्राम में आपने 100-150 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो वो सारी की सारी मेमोरी जो है लेके बैठे हुए होंगे 100 ऑब्जेक्ट्स, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे. तो डिस्ट्रक्टर अगर आपने यूज़ किया हुआ उस क्लास में, तो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, उस तमाम मेमोरी को फ्री कर देगा और वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं दोबारा से. इसके लिए आपने गलत से सिंटैक्स यूज नहीं किया, उसने खुद ही से बस रन कर दिया डिस्ट्रक्टर.
एक मिनट रुकना, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही तो एक मिनट को। अब बोलो क्या कह रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ आपने डिस्ट्रक्टर के लिए अलग से सिंटैक्स यूज नहीं किया, बस जितनी बार ऑब्जेक्ट रन हुआ वो खुद ही से रन हो गया डिस्ट्रक्टर। हाँ खुद ही रन हो गया। ये यहाँ पर सिंटेक्स है ना यार, ये देखो, ये रेफरेंस हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। अच्छा मैं ये कह रहा था, मैंने अभी लेक्चर में ये बात बताई थी कि अगर आप ये मिस भी कर दो ना कि ये चीज़ जो है डेफिनेशन, तो डिस्ट्रक्टर जो है वो तब भी रन हो जाता है बहुत से कंपाइलर्स में। अब यहाँ पे देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली एरर आएगा। ठीक है भाई, देखा आपने भाई, ये यहाँ पे चल गया। मैंने जो डिफाइन किया था डिस्ट्रक्टर यहाँ पे, सॉरी मैंने जो कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा था, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करूँ, डिस्ट्रक्टर की नहीं कर रहा। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो मैंने लिखा था यहाँ पे, उसकी ये डेफिनेशन थी, उसका ये सब सिंटेक्स लिखा हुआ था। लेकिन ये जब मैंने इसको रिमूव कर दिया तब भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला काम हो गया। तो मैंने जो पहले बताया था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है, अगर कंपाइलर को आप ये बात नहीं भी बताएंगे तो वो क्या करता है, ऑटो जनरेटेड जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लेता है। इस चीज़ से समझ जाता है, दिस इज द थिंग, कि भाई ये जो आपका यूज़र है, प्रोग्रामर जो है, वो पहले वाले ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाह रहा है। लेकिन कुछ कंपाइलर जो है एरर भी दे देते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा रन होगा। अच्छा आपने जो डिस्ट्रक्टर का पूछा था, तो जब आप यहाँ पे यहाँ पे जो जब आपकी क्लास ख़त्म हो रही होगी ना, जब आपकी क्लास ख़त्म हो रही होगी तो आप यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर देंगे पॉइंट का, भाई ये पॉइंट में डिस्ट्रक्टर हम यूज़ कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो कोई इशू नहीं है, मेमोरी आपकी फुल रहेगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो ब्रैकेट जब ख़त्म हो जाता है ना हमारे, जो जैसे मेन प्रोग्राम जो है, मेन प्रोग्राम जो है हमारा यहाँ पे, जब ये ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रक्टर रन कब होता है, जब ये मेन प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तब डिस्ट्रक्टर रन होगा। जैसे मैं यहाँ पे जो है एक और प्रोग्राम बना लेता हूँ।
सर पर कैपिटल भी है, जी बेटा, अच्छा पर अच्छा, कैपिटल भी है ठीक पॉइंट ठीक पे। ठीक। इसको रन करके देख लेते हैं कि व्हाट विल हैपन। अच्छा, इसमें ये है कि हम जो, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑब्जेक्ट जो है, जब आपका एक स्कोप खत्म होगा ऑब्जेक्ट का तो डिस्ट्रक्टर रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अब इस वक्त रन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जब भी आपका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर, सॉरी कंस्ट्रक्टर जो है और उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे अगर इस प्रोग्राम में भी डिफाइन हुए हुए हैं, तो जब यहाँ पे ये प्रोग्राम रन होगा तो डिस्ट्रक्टर रन हो जाएगा। जब सेकंड प्रोग्राम रन होता है तो डिस्ट्रक्टर जो है वो दोबारा रन हो जाएगा, क्योंकि P4 भी ऑब्जेक्ट डिफाइन हुआ। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वही चीज़ है। इसमें देखें, ये जो टुडे के नाम से हमने क्लास बनाई है, इसका इसमें भी वही काम किया है। इसमें हमने एट्रीब्यूट्स को, इंटीजर एक्स वाई को जो है वो पब्लिक रखा है। आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। टुडे जो है इंटीजर ए, इंटीजर बी, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। वही काम किया है इसमें, ए एंड वाई को आपने एलोकेट किया है एक्स एंड वाई के। वॉइड डिस्प्ले जो है एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन हो गया। टुडे कांस्टेंट, टुडे रेफरेंस पी जो हो गया वो है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ बताया कि इसको अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो ये ऑटो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन कुछ कंपाइलर्स में एरर दे देते हैं। यहाँ पे आपने जो मेन प्रोग्राम में जब आपने यूज़ किया कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया ऑब्जेक्ट के नाम से, तो 2 3 की वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई। और जब ऑब्जेक्ट 2 को आपने यहाँ लिया है तो उसकी उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है ट्रांसफर करें, दैट विल बी कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टर यूज़ नहीं किया। अच्छा, इसमें अच्छा आपके पास जो फर्स्ट टास्क नंबर 1 है, टास्क नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम हैविंग मीटिंग, क्लास। सर मीटिंग खत्म होने वाली है, नई मीटिंग स्टार्ट करके फिर समझा दूँ फिर। चलो ठीक, हाँ नेम थिंग स्टार्ट ओके ओके। कर